आज हमने करना है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही कॉमन, बहुत यूजफुल डिवाइस है ये। बहुत यूजफुल इन्वेंशन है। और ये भी एक ऐसा इन्वेंशन है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। और आपके घर में रखा हुआ स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफॉर्मर ही लगा हुआ होता है। ट्रांसफॉर्मर ही लगा है स्टेबलाइजर में। और स्टेबलाइजर स्टेबलाइज करता है वोल्टेज को। मतलब ये, कभी आपके घर में वोल्टेज कम आ रहे हैं, लेस देन 220 वोल्ट आ रहे हैं, सपोज 140 वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये 220 में कन्वर्ट कर देता है। या आपके घर वोल्टेज आ रहे हैं 300, बहुत ऊंचे वोल्टेज आ गए, तो भी ये उसे डाउन करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। स्टेबलाइज कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। कम वोल्टेज आ रहे हैं तो वोल्टेज को अप कर देगा। वोल्टेज मोर देन रिक्वायर्ड आ रहे हैं तो वोल्टेज को डाउन कर देगा। हम इसे बोलते हैं स्टेप अप, इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन। एक ही ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों तरह से काम कर सकता है वो। डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर इज a device working on the principle of म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? अभी आप समझ चुके, फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि आपने दो कॉइल बनाए। एक कॉइल आपका ये रहा, दिस इज वन ऑफ द कॉइल। और दूसरा कॉइल आपने यहां बना लिया। इस तरह बना लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय वन हैज टू पास थ्रू द अदर कॉइल। एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरी कॉइल से जरूर पास हो जाए, नेसेसरीली पास हो जाए। एक, इनमें से एक कॉइल को आप जोड़ देते हैं। एक स्पेशल सोर्स होता है जिसे हम अभी पढ़ेंगे, पूरा लेसन है उसके नाम से। इसे हम जोड़ देते हैं किससे? ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से। सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। छोटा सा हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से क्या मतलब है हमारा। आपने एक बैटरी ली, एक सेल लिया, और उस सेल से आपने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया या कोई चीज लगा दी। तो सेल से रेजिस्टेंस या करंट, कोई भी एक अप्लायंस लगाया आपने, करंट का फ्लो हो गया। दिस करंट दिस करंट इज कॉल्ड दिस करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब, स्टेडी करंट का मतलब ये करंट फिक्स है। फिक्स इन फिक्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, चेंज हो रही है, और ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। स्टेडी करंट ये कहलाती है। तो जितने भी बैटरी है या सेल है, ये सब सोर्स ऑफ स्टेडी करंट है। करंट कितनी होगी? इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, कितना सर्किट में रेजिस्टेंस। लेकिन एक सोर्स है जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हम सबके पास डिपार्टमेंट से, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या है? आपने रेजिस्टेंस लगाया फॉर ए फ्यू सेकेंड, फॉर ए फ्यू सेकेंड फॉर ए फ्यू फॉर ए फ्यू सेकेंड नहीं, फॉर a small time the current flows clockwise, then the current reverse itself and it flows in opposite direction. Means the current keep on changing in direction as well as in magnitude. Magnitude
मैग्नीट्यूड का भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। इट दिस करंट कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कहीं भी कभी भी किसी भी इंस्टेंट पर ये करंट फिक्स नहीं होती, सेल की करंट की तरह से लगातार वो करंट इंक्रीज डिक्रीज होती रहती। अगर आप इस करंट के लिए, इस वाली करंट के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसे निकल कर आएगा, स्टडी करंट के लिए आपका ग्राफ आएगा ऐसा। एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया, ये पॉजिटिव करंट, ये ग्राफ आएगा स्टडी करंट के लिए। मतलब करंट ग्रो करती है और बहुत जल्द करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है सर्किट में, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस एंड द ई सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ सोर्स। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर आप ग्राफ बनाएंगे, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा एक लेसन है कंप्लीट। तो ये करंट इंक्रीज होती है सर्टेन वैल्यू तक, फिर डिक्रीज होकर जीरो हो जाती, फिर इसकी डायरेक्शन बदल जाती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, फिर वापस बदल करके फिर वापस जीरो हो जाती है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। अब ध्यान से देखिए कि कहीं भी किसी भी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड बनाती है कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलिनॉइड की बात करें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय लॉन्ग सोलिनॉइड म्यू नॉट एन आई, सीधी सीधी बात है, आई पर डिपेंड है। जब करंट, अगर करंट आपकी इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट आपकी डिक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन बदल गई तो क्या होगा, क्या होगा कि यहाँ पोलैरिटी बदल जाएगी। अगर पहले इधर साउथ इधर नॉर्थ बना था, तो अब इस वाले पार्ट में जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी, तो जो पहले नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा। और फिर ये भी क्या होगा, ये स्ट्रोंगर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैक्सिमम होकर के फिर वीकर होता चला जाएगा। तो ये इस तरह का ये जो भी वेरिएशन है, वही वेरिएशन आपको, जैसा करंट का वेरिएशन है वैसे ही वेरिएशन आपको मिलेगा कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस कॉइल। मैंने इस कॉइल को लिखा, इस कॉइल को नाम लिखा, इस कॉइल का नाम ले लेते हैं हम प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करा है प्राइमरी ने, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है किसके साथ, दूसरी वाली कॉइल के साथ भी लिंक्ड है। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी भी चेंज हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, एक बार वर्ड बोला है फील्ड, एक बार वर्ड बोला है फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड created by primary is changing because of changing current, because of variation of current. So the magnetic flux linked with the secondary coil also changes, and whenever there is uh, uh, change in magnetic flux, an EMF is induced, an EMF is induced. So the secondary starts acting as a source of EMF. Obviously this EMF will also be a variable EMF, it will not be constant EMF। जैसे जैसे यहाँ आई चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी, वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होगा। सो बट इट कैन वर्क एज ए सोर्स, इट नॉट कैन वर्क, इट एक्चुअली वर्क एज ए सोर्स। तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपको करंट मिल जाएगी। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई, करंट भेजी आपने, कहाँ से करंट भेजी, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से करंट भेजी प्राइमरी में, इसने मैग्नेटिक फील्ड करा, इंड्यूस करा, फिर सेकेंडरी ने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, फिर सेकेंडरी ने ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, तो क्या भाई ये जो सर्किट था इसे यही लगा लेते, इसी सोर्स पे तो लगा लेते, क्यों ये सारे झंझटबाजी करी। बड़ा फायदा है इसका, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है इसका। शायद हमारे यहाँ मेरठ में, शायद मुझे कंफर्म नहीं वैसे, शायद 1956 में इलेक्ट्रिसिटी आई थी। 1956 से पहले शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। क्योंकि मुझे पुराने डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो बिल मिला है, सबसे पहला जो सीलिंग रिपोर्ट मिली है, वो 1956 की है, 1956 की। तो मेरे दादाजी बताया करते थे कि उस टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो पावर हाउस, पावर हाउस हुआ करते थे। वो तो पावर हाउस कहते थे ना, पावर हाउस।
पावर हाउस हुआ करते थे। पावर हाउस क्या हुआ करते थे एक्चुअली? पावर हाउस कुछ भी नहीं था, एक जगह गवर्नमेंट ने एक छोटा सा सेटअप बनाया और वहाँ एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा दिया जाता था। इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा दिया और इस जनरेटर से सारे घरों को, आसपास के घरों को बिजली दी जाया करती थी। लेकिन ये जनरेटर से आपका जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपने अपने घर, सपोज एक फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में आप बाहर से जनरेटर मंगवाते हैं, जनरेटर में आपने डीजल वीजल डाला, चला दिया इसे, और इसमें से तार निकाले और पूरे घर, पूरी पूरी मंडप की लाइटिंग चला दी। लेकिन इसकी लाइट को अगर आप चाहे 5 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर भेज दें, या जनरेटर आपके घर पे ऑलरेडी रखा हुआ है मंडप पे 5 किलोमीटर दूर, वहां तक आप तार, बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वहां पहुंचते पहुंचते इसमें एनर्जी बचेगी नहीं, जो बीच के तार हैं ये सारी की सारी एनर्जी डेसिपेट कर देंगे I²RT की फॉर्म में, I²RT की फॉर्म में। तो वो पावर हाउस जगह जगह रखे जाया करते थे उस जमाने में। या तो 1956 की बात है या शायद इससे ही पहले की बात है, वो अंग्रेजों के टाइम की बात है। तो वो पावर हाउस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रखे जाते थे, कोयले से, कोयले के स्टीम इंजन से ही चला करते थे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी, लेकिन आसपास के ही घरों तक सप्लाई हुआ करती थी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती थी इलेक्ट्रिसिटी। और अब जो आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो हो सकता है कहीं टिहरी डैम पर बन रही हो, कहीं टिहरी, हमारे मेरठ से हमारे टिहरी डैम की डिस्टेंस करीब करीब 400 किलोमीटर है, शायद इससे भी ज्यादा हो, मुझे कंफर्म नहीं। तो इतनी दूर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है और फिर भी हमें यहाँ बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, बढ़िया 220 वोल्ट मिल रहे हैं और सब कुछ मजेदार चल रहा है। तो ये सारा जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना लॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं तो सिर्फ 4 किलोमीटर की, 400 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, हजारों किलोमीटर तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। इट इज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। इवन ये कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आस पड़ोस के देशों को भी भेज देते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी, जब सरप्लस होती है, या मंगा लेते हैं अगर जब कमी पड़ जाती है। तो वो इतना लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू ही होता है। कैसे ट्रांसफार्मर इसे हेल्प कर देता है, पर वर्किंग हम समझेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी कि ट्रांसफार्मर कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है इस लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी ही नहीं, ट्रांसफार्मर की हेल्प से साउंड एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, साउंड एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। साउंड एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है? देखो, आप सब अपने घर में कोई ना कोई साउंड सिस्टम यूज करते हैं। आप अपने घर में होम थिएटर यूज करते हैं, होम थिएटर या इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट जरूर होगा। तो वहाँ क्या है, एक आपकी बेस यूनिट है, और इस बेस यूनिट से तार निकल करके आपके छोटे स्पीकर, सैटेलाइट स्पीकर बोलते हैं, उनमें सैटेलाइट स्पीकर में जाते हैं, लेकिन वो 2 4 5 मीटर तक होता है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगो कि सुचित अपने घर से घर के तार निकाल करके प्रियांशु के घर तक पहुंचा दे, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। वहां तक पहुंचते पहुंचते स्पीकर में आवाज ही नहीं निकलेगी, इतना ड्रॉप हो जाएगा। तो इस लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ जरूरत पड़ती है, साउंड के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ जरूरत पड़ती है? जब कोई बहुत बड़ा वो हो रहा हो, गैदरिंग बहुत बड़ी है, बहुत मतलब हजारों की भीड़ है, और यहाँ यहाँ आपके स्टेज पर कोई भाषण दे रहा है और उसे जो है बहुत दूर तक सुना जाना है, तो फिर वो स्टेप अप किया जाता है, वो दूर तक साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होती है, और फिर वहां जाके वापस डाउन करके उसे स्पीकर को दे देते हैं। तो कई सौ मीटर तक भी ये साउंड आराम के साथ में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इतने काम की चीज कैसे है, क्यों ये इतने काम की चीज है?
जो इलेक्ट्रिसिटी आज हम यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का ये फॉर्म निकोला टेस्ला ने दिया था, ऑल्टरनेटिंग करंट। और निकोला टेस्ला के ये ऑल्टरनेटिंग करंट के पीछे जो सक्सेस है, उसमें उस सक्सेस के पीछे ट्रांसफार्मर ही है। अगर ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन ना होता तो आज हम वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर पाते। तो क्या है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर होता है क्या। कल मैंने आपको दिखाया था वो ट्रांसफार्मर ही था। जो मेन स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर का है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर होता है, उस ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर में, चलो मैं एक ट्रांसफार्मर निकाल के लाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये बिल्कुल बेसिक ट्रांसफार्मर है। मैंने अपने पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर से इसे निकाल लिया। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये चीज है, बॉबिन, जिसके ऊपर आपने कॉइल वाइंडिंग की। बिल्कुल जैसे ही मैंने ये कॉइल वाइंडिंग की हुई है, ठीक ऐसे ही कॉइल है। और फिर इसके अंदर दोनों तरफ से कोर, इसके अंदर ये दिस इज कोर, लेमिनेटेड कोर, जो कल हमने डिस्कस किया था। ये लेमिनेटेड कोर फंसा दी गई इसके बीच में, इधर इधर, और बीच में यहाँ इतना चौड़ा है ये कोर। अगर आप यहाँ से दिख नहीं रहा बिल्कुल भी इसके अंदर, लेकिन तीन पार्ट हैं इस कोर के। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ अगर आप देखें ध्यान से, तो ये कुछ मार्किंग पड़ी हुई है, 0 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट। और यहाँ पड़ा हुआ है 0 वोल्ट, 150 वोल्ट, 0 वोल्ट, 12 वोल्ट, 0 वोल्ट, 6.5 वोल्ट। मतलब ये है कि इसको अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ देते हैं 0 22 वोल्ट के बीच, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपको 150 वोल्ट मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको 12 वोल्ट मिलेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 6.5 वोल्ट मिल जाएगा। ये स्टेप डाउन कर रहा है। 220 वोल्ट को इसने 150 वोल्ट भी बना दिया, इसने 12 वोल्ट भी बना दिया, इसने 6.5 वोल्ट भी बना दिया। कैसे बना दिया? कैसे बना दिया? सिंपल सी बात है। ये आपका एक बॉबिन, बॉबिन के ऊपर आपने एक वाइंडिंग वाइंडिंग करी है, तार लपेट दिया, ठीक है। फिर उसके ऊपर पेपर रख करके एक बार और तार लपेट दिया जाता है, दूसरी वाइंडिंग। ये तो एक प्राइमरी हो गई, सपोज जो मैंने बना रखा है प्राइमरी हो गई। फिर इसके ऊपर एक पेपर लगाया, इंसुलेटेड रहे ताकि दोनों, और एक बार और वायर लपेट दिया, वो सेकेंडरी हो गई। और फिर यहाँ इसके बीच में इधर से दोनों तरफ से ऐसे फंसा देते हैं क्या, कोर। यहाँ से कोर फंसा दी वो, ये ट्रांसफॉर्म बन गया। बेसिकली दो कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। लेकिन इस वाले ट्रांसफार्मर के अंदर, इस ट्रांसफार्मर के अंदर आपके तीन सेकेंडरी कॉइल है। एक प्राइमरी कॉइल है ये, और एक कॉइल ये रही सेकेंडरी, एक कॉइल इसके टर्मिनल, एक कॉइल इसके टर्मिनल। नीचे से तार निकल कर आ रहे हैं इसमें, देखिए आप। तो ये एक कॉइल के तार आ गए, दूसरी कॉइल के तार ये रहे, तीसरी कॉइल के तार टर्मिनल ये आ गए, और इधर ये प्राइमरी है। प्राइमरी ये 200, अगर किसी अगर 200 वोल्ट आते हैं तो इन दोनों को यूज कर लो, और अगर 220 आते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। ये कल आपको दिखाया था, ये है एक मोबाइल में निकला हुआ, मोबाइल के अंदर, मोबाइल चार्जर के अंदर का एक सर्किट खराब हो गया, ये कैपेसिटर फट गया है। ये देखिए, इस ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग बिल्कुल क्लियर आपको शो हो रही है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। इसमें से एक प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। इन दोनों को अलग अलग बनाया गया इस ट्रांसफार्मर में, और ये इसमें लगा दिया गया क्या, कोर। ये कोर इसमें से पास हो रहा है। ऐसा ही ट्रांसफार्मर ये वाला है। इसमें यहाँ, इसमें वाइंडिंग खुली भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रही कहीं से भी। लेकिन इसके टर्मिनल अगर आप देखें ध्यान से, ये इसके प्राइमरी टर्मिनल है, और यहाँ इसके सेकेंडरी टर्मिनल हो गए। ये ट्रांसफार्मर एक्चुअली काम कर रहा है आपके 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में, इधर 220 वोल्ट अप्लाई होते हैं जिसको आप मेन लाइन से, और यहाँ आपको चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट मिल जाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह से ये बिहेव कर रहा है। दो दो काम है, स्टेप डाउन भी कर रहा है, और ये आपके मोबाइल को इलेक्ट्रिसिटी से आइसोलेट कर देता है। देखिए ध्यान से आप, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जाएगी, ये डायोड्स लगे हुए यहाँ, इन दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। और आप देखिएगा पूरे सर्किट में, यहाँ बीच में बिल्कुल पूरा एक गैप बना हुआ है। इधर इधर आपका इलेक्ट्रिसिटी है 220 वोल्ट, और इधर आपका 5 वोल्ट है। इसने
आपके मोबाइल मोबाइल बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत नाजुक चीज़ है, वो सीधे सीधे 220 वोल्ट के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो इसने पूरा कॉन्टेक्ट तोड़ दिया, प्राइमरी पर रह गए आपके अप्लाइड वोल्टेज, और पूरी की पूरी सेकेंडरी पर मिल गया आपको ये पूरा सेकेंडरी का सर्किट। इस साइड में ये रेगुलेट करके 5 वोल्ट दे देता है। दो काम ये कर रहा है, स्टेप डाउन भी कर रहा है और आपके जो बहुत प्यारा सा मोबाइल है उसे खतरे से बचा रहा है 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी से। डायग्राम में हम इसे कैसे शो करते हैं? डायग्राम में दो तरह से शो करते हैं, एक तो ये वाला ट्रांसफार्मर है, एक ये ट्रांसफार्मर। दोनों ही ट्रांसफार्मर, इसमें केवल एक साइड लगी हुई है कोर की, केवल एक साइड, दिस इज द कोर। ये कोर है, प्रिफरेबली कौन सी कोर होगी? इट इज लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। लेकिन जो आपको ये मोबाइल चार्जर में दिखा रहा हूँ ये फेराइट कोर है, हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। इसके एक साइड पर आपने लपेट दी एक वाइंडिंग, तार लपेट दिया। कैसे लपेटा जाता है डजेंट मैटर, वो फिलहाल हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। और दूसरे किसी आर्म पर इधर 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 या यहाँ आपने लपेट दी क्या, एक वाइंडिंग लगा दी, जिसे आप बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी ये भी ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, या ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी तो दूसरी क्या बन जाती है, सेकेंडरी बन जाती है। यहाँ दोनों एक साथ बराबर बराबर लपेट दी गई। यहाँ क्या करा गया, इस वाले ट्रांसफार्मर में क्या बनाया गया? इस ट्रांसफार्मर में आपका एक कोर है, रेक्टेंगुलर कोर है, दिस इज रेक्टेंगुलर कोर, फेराइट कोर, क्योंकि यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी पर काम हो रहा है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू किलो हर्ट्ज। ये आपका हो गया। और इस ट्रांसफार्मर में क्या किया देखो, यहाँ तो ये बना दी प्राइमरी, और उसी के बगल में सेकेंडरी भी बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक क्या है कि इस कोर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय प्राइमरी हैज टू पास थ्रू सेकेंडरी। चाहे आमने सामने बना दो या बगल बगल बना दो। यहाँ अगर आमने सामने बनाई जाती, एक साइड यहाँ बना देते प्राइमरी और दूसरी साइड यहाँ सेकेंडरी बनाते, तो उसके टर्मिनल हवा में निकाल करके तब नीचे लाने पड़ते। तो अगल बगल बना दी प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी ने जितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी से भी पास हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये वाला है, तो ये ट्रांसफार्मर बनाया गया, ये कहाँ कौन सा यूज होगा वो अलग डिपेंड करता है कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। कभी ये वाला मेथड बेहतर रहता है, कभी दूसरा मेथड बेहतर रहता है। इस मेथड में क्या है, इस मेथड में आपका जो कोर है वो स्पेशल टाइप का कोर है, जिसे हम बोलते हैं EI कोर। ये देखिएगा, ये तो आई हो गया सीधा सीधा, और नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंग्लिश का ई जैसा बन रहा है या नहीं, ये वाला। भाई इंग्लिश का ये ई है, ये इंग्लिश का ई है, और इसके बराबर में इससे सटा के आपने आई लगा दिया, बंद हो गया है। ये सेंट्रल लेग है कोर की। क्या किया आपने कि एक प्राइमरी कॉइल यहाँ बाइंड कर दी, ये प्राइमरी कॉइल, उसके टर्मिनल बाहर निकाल लिए, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल बनी हुई, इसके टर्मिनल आपने बाहर निकाल दिए। उसके बाद क्या हुआ, ठीक इसी प्राइमरी कॉइल के ऊपर बीच में आपने पेपर लगाया, और यहाँ प्राइमरी कॉइल के ऊपर आपने एक सेकेंडरी कॉइल ले ली और इसके टर्मिनल दोनों दूसरी तरफ, इसमें 3 सेकेंडरी कॉइल है, 3 टर्मिनल, 3 पेयर बाहर निकल गए। एक पेयर ये रहा सेकेंडरी कॉइल, एक पेयर ये रहा सेकेंडरी कॉइल, ये 150 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 6.5 वोल्ट, 6.5। तो एक के बाद तीसरी भी दो उसके बाद तीसरी भी लपेट लीजिए। ये क्या बन गई आपकी, सेकेंडरी बन गई, और एक इसमें क्या बन गई, एक इसमें प्राइमरी बन गई। डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी कोई भी एक सेकेंडरी हो जाती है। एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर देता है, एक ही ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी कर देता है, क्योंकि आपका जो स्टेबलाइजर घर में रखा हुआ है वो दोनों ही काम कर रहा है। आपके घर में रखा हुआ स्टेबलाइजर जब लाइट आपकी कम आ रही है 240 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर रहा है, जब आपकी लाइट तेज आ रही है तो वो डाउन भी कर रहा है। एक ही ट्रांसफार्मर काम करता है
कोई भी बेसिकली हर एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह भी काम कर सकता है, स्टेप डाउन की तरह भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किस कॉइल को प्राइमरी बना रहे हैं और किस वाली कॉइल को आप सेकेंडरी बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, या तो एक रेक्टेंगुलर कोर होगी, रेक्टेंगुलर कोर के एक आर्म पर प्राइमरी, दूसरा आर्म पर सेकेंडरी, या अगर आप जैसे हम्म, या फिर एडजेसेंट लपेट दो, कुछ भी कर दो, एनीवे सिंपल सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है इस प्राइमरी ने, ये इस कोर के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा पूरा का पूरा। कोर क्यों लगाया गया? कोर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आराम से चल सके, एयर में तो फिर मुश्किल से जाएंगी, इधर उधर फैल जाएंगी, लेकिन इसकी मैग्नेटिक कोर मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत हाई है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया प्राइमरी ने, वो सारा का सारा लिंक हो जाएगा सेकेंडरी के साथ में, सारा सेकेंडरी के साथ में लिंक हो गया। तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बहुत हाई रहेगा, 1 के आसपास रहता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इस केस में भी, इस केस में भी। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बहुत ही ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के ऊपर को एक्सियली बनाई गई है। अगर आपको तीसरे वोल्टेज भी चाहिए तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, एक तीसरी वाइंडिंग भी यहाँ बीच में पेपर लगाया, एक तीसरी वाइंडिंग ली, और तीसरी वाइंडिंग लेके भी निकाल लिया वायर, तो एक प्राइमरी है और दो बन गई आपकी सेकेंडरी। इन तीन में से एक प्राइमरी होगी, बाकी दो क्या बन जाएंगी, सेकेंडरी बन जाएंगी। ये अरेंजमेंट हो गया आपका वाइंडिंग का अरेंजमेंट। ये कहलाता है कोएक्सियल अरेंजमेंट, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाता है।